हेलो प्यारे मेडिकोस। आज आप रिकॉर्डिंग मेरी वॉइस से ही आप जानकारी ले लीजिए, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। पॉडकास्ट के रूप में इसे आराम से सुनकर पूरा समझ लीजिए। यदि आपने पूछा कि मैं एमबीबीएस के बाद क्या पीजी करना बेहद ज़रूरी है, और यदि नहीं मैं नहीं करता हूँ पीजी तो मेरे करियर में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो चलिए आज मैं इसे आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा एनालिसिस के साथ आपको सारे ऑप्शंस बताता हूँ और ग्राउंड रियलिटीज़ के अकॉर्डिंगली। तो एमबीबीएस के बाद यदि आप पीजी नहीं करते हैं तो पहले तो मैं आपको बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा मैं एडवाइस करूँगा कि पीजी किसी ना किसी ब्रांच में कीजिए, भले एक ड्रॉप लग जाए या 2 ड्रॉप भी लग जाएँ। लेकिन यदि आपको बिल्कुल भी मेडिकल फील्ड में नहीं काम करना है, तो फिर इससे जुड़े बेहतरीन बहुत सारे करियर ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर रहकर ही आप क्या-क्या कर सकते हैं पोस्ट एमबीबीएस विदाउट डूइंग एनी पीजी। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब्स होते हैं ना, पीएचसी, सीएचसीज़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इन सब में ही एक सिविल असिस्टेंट सर्जन पोस्ट होती है मध्य प्रदेश में। इसकी टर्मिनोलॉजीज़ अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग होती है। तो ये आप गवर्नमेंट में जॉइन कर सकते हैं। इसकी सैलरी डिसेंट होती है, आपको पर्स मिलते हैं, फंड वगैरह जो एनपीएस वगैरह का अरेंजमेंट्स होता है, आपको घर भी कई बार मिल जाता है इसमें, और बहुत सारे पर्क्स और प्रमोशंस के ऑप्शंस मिलते हैं। तो और साथ ही साथ में एक बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि लेटर ऑन आप पीजी कर सकते हैं गवर्नमेंट कोटा से। गवर्नमेंट कोटा मिल जाता है आपको रिजर्वेशन 4-5 इयर्स की सर्विस देने के बाद। तो मेरे तो कुछ ऐसे भी मैंने लोगों को अपने अंडर में एमडी और करवाया है पीडियाट्रिक्स में और डिप्लोमा डीसीएच, जो कि एक्चुअली एमबीबीएस में मुझसे सीनियर थे, क्योंकि वो लेट आते थे। असिस्टेंट सर्जन कोटा कहलाता है ये मध्य प्रदेश में, उससे पीजी करने। तो आपको डिसेंट सैलरी मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टेट्स में प्रैक्टिस अलाउड होती है। जिन स्टेट्स में प्रैक्टिस अलाउड नहीं होती है उनमें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अलग से मिल दिया जाता है, और जिन स्टेट्स में अलाउड होती है उनमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कटवाना चाहते हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अलग अलग होता है। जैसे मुझे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जैसे मेरा मैं क्योंकि क्लिनिक करता हूँ तो मेरा 36,000 रुपीज़ करीब कटता है, डीए प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलाकर। तो इस तरह से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मोस्टली 20-25-30 हज़ार रुपये आपका कटेगा, और आप पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाकी टाइम आप हॉस्पिटल में अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दे सकते हैं। इस जॉब के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इस पर मैं डिटेलिंग में बाद में बात करूंगा यदि आप लोग चाहेंगे, क्योंकि मैं भी ऑप्शन की तरह एन्यूमरेट करना चाहता हूं सभी ऑप्शंस को। दूसरे नंबर पर आप एमबीबीएस यदि रह जाते हैं तो कुछ बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि एनटीपीसी, बीएचईएल, एमपीईबी, गेल, सेल, ओएनजीसी, इन सब की वैकेंसीज नेट पर निकलती रहती हैं। आप इसमें देख सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स पर एनरोल कर सकते हैं आप। जैसे मैंने कभी पता नहीं कितने साल पहले एनरोल किया होगा, तो मेरे पास अभी तक ईमेल आते रहते हैं कि ओएनजीसी से कोई वैकेंसी आ जाती है। ये जॉब्स जनरली बहुत ही सिक्योर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कूल ज़िंदगी के लिए। और लेकिन इन फील्ड्स में ये महसूस होता है आपको कि मैं डॉक्टर के रूप में कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं और मैं स्टैग्नेंट सा हूँ। इसी तरह से आर्मी में भी ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के थ्रू। साथ ही साथ में आप चाहें तो यूपीएससी दे सकते हैं। यूपीएससी मेडिकल साइंस वाला जो होता है, उसमें आप रेलवे, ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सब में डॉक्टर बन सकते हैं। अगेन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत अच्छे जॉब्स होते हैं, जो कि कूल और एक कंफर्टेबल ज़िंदगी के लिए गुड इनफ होते हैं। हाँ, लेकिन आपको वो डॉक्टर वाला थ्रिल यहाँ पर मिसिंग मिल सकता है, क्लिनिकल वाला। लेकिन आप तो तभी पीजी नहीं कर रहे हैं ना जब आपको वो नहीं चाहिए था। यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी वगैरह में, कभी-कभी यूनियन बाजी वगैरह ज़्यादा होती है, मतलब, और कभी-कभी यूनियन जो लीडर्स होते हैं वो डोमिनेट कर सकते हैं डॉक्टर को, या कभी-कभी ऐसे मॉब के रूप में आ सकते हैं। कहीं-कहीं पर ये इंसिडेंसेस देखने मिले हैं, हालांकि मोस्टली ये सेफ होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, मैं थोड़ा सा क्लिनिकल या डॉक्टरी फील्ड से अलग हटकर आपको कुछ ऑप्शंस बता दूं। तो सबसे पहला है यूपीएससी, जिसमें आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ये लोग यूपीएससी टॉप भी करने लगे हैं, टॉप 10 रैंक में भी आने लगे हैं।
तो ये ध्यान रखें कि यूपीएससी लेकिन एक बड़े गैम्बल की तरह होता है। और यूपीएससी पता चला आपने यहाँ पर 5.5 साल दिया और फिर वहाँ 3-4 साल और लगा दिया और सिलेक्शन ना भी हुआ, क्योंकि यूपीएससी में आप प्रीलिम्स और मेंस निकाल भी लें तब भी जो वाइवा होता है या इंटरव्यूज होते हैं वो बहुत सब्जेक्टिव क्वालिटी के होते हैं, और वो पैनल को आप नहीं पसंद आए तो आप एंड तक पहुँच कर भी रह सकते हैं। और मैंने अपने कॉलेज की एक बहुत ही अच्छी टॉपर लड़की को देखा है जिसे कई गोल्ड मेडल्स मिले थे, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, जिसने 3 साल इस तरह से यूपीएससी के लिए दिए थे, खराब हो गए। हालांकि वो क्योंकि मेहनती और टॉपर बच्ची थी, अल्टीमेटली वो यूएसएमएलई निकाल कर अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन में पीजी करने लगी। वो मेरी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी। तो ये आप ध्यान रखें, मेरे एक सीनियर ने ज़रूर यूपीएससी निकाला था, मुझसे 2 साल सीनियर थे, और मैंने बहुत दिनों बाद उनसे चैट पर बात भी की थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपको कैसा लगता है ये जो डॉक्टरी छोड़कर यूपीएससी में और ये आईएएस बनने में। और वो उनको एक्चुअली शुरू में पोस्टल सर्विसेज वगैरह मिली थी, बट उनका फिर बाद में कुछ अपग्रेडेशन वगैरह का सिस्टम होता है वहाँ पर, तो उससे वो बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इवन मोदी जी वगैरह के साथ भी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ और अन्य लोगों के साथ। तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बोला, उनके पापा डॉक्टर हैं, यहाँ पर छोटी सी प्लेस है कटनी में वहाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो कुछ लोगों को अव्यक्त रास आता है, सबको रास नहीं आता है। कुछ लोगों को जिनको अच्छा लगता है, जिनके व्यक्ति से जेल हो जाता है, उन्हें ये अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर टर्न आईएएस जो होते हैं उनमें से बहुत सारे या सभी लोग बहुत खुश नहीं होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। ये जो बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखता है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाके हो, क्योंकि उसमें भी सब लोग बहुत, जैसे डॉक्टरी में भी होता है कि सब लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। आईएएस में भी हालांकि उसमें आईएएस में सिर्फ पोस्ट है और टाइम बाउंड प्रमोशंस वगैरह है, बट उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसमें कुछ लोग साइडलाइन महसूस कर सकते हैं खुद को। ठीक है, बट एनीवे है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ल्यूक्रेटिव सर्विस यदि आपको मिल जाए तो। आईपीएस भी बनते हैं आप यहाँ पर, एक काफ़ी वायरल होते हैं जो रायपुर में शायद वो पोस्टेड हैं, एक एसपी हैं, वो उनके काफ़ी वीडियोस वायरल होते हैं। तो वो एम्स से मैंने उनका सीवी देखा था, तो वो एम्स से एमडी साइकेट्री उन्होंने किया हुआ है। हालांकि वो इंटरव्यूज में साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं वर्ड, ये मुझे समझ नहीं आया वो, लेकिन एमडी साइकेट्री भी उनकी सीवी में मुझे दिखा। तो ये थी बात यूपीएससी की, जो कि कठिन है रिलेटिवली। अब आते हैं बात जो ईजियर ऑप्शंस हैं, जो उसको आप परस्यू कर सकते हैं और आने वाले समय में ये काफ़ी इकोनॉमिकली अच्छे ल्यूक्रेटिव ऑप्शन हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट इंटरेक्शन में पेशेंट को ट्रीट नहीं करना चाहते हैं आजकल के डिफरेंट लिटिगेशन, वायलेंस और ये सब टेंशन्स वाले एनवायरनमेंट में। तो और साथ में जो लोग बड़े एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं या खुद का बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, उनको भी ये कोर्स हेल्प कर सकता है। तो कोर्स का नाम है वही MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MBBS के बाद आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करने के लिए कुछ इसका कैट जैसा एग्ज़ाम या GMAT स्कोर, इस टाइप के अच्छे इंस्टीट्यूट से करने के लिए इनको निकाल लीजिए। और अब्रॉड की या फिर इंडिया के जो अच्छे IMM इंस्टीट्यूट है वहाँ से यदि आप मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, रेनबो हॉस्पिटल, नारायण शंकर हृदयालय और शेल्बी हॉस्पिटल, इस तरह के जितने भी ये बड़े कॉरपोरेट हैं, मैक्स हॉस्पिटल्स की चेन है, यहाँ पर आपको विभिन्न पोस्ट मिल जाएंगे, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप मैनेजर पोस्ट मिलेंगी एंट्री लेवल पर, या फिर उनके मार्केटिंग वाले फील्ड में मिल जाएगी। तो इस तरह से कई पोस्ट में एंट्री लेवल पर मिलेंगी, जिनमें यूजली सैलरी आपको एनुअल बेसिस पर 12 से 15 लाख रुपए महीने की शुरुआत होगी आपकी। और मिड मैनेजमेंट पर आप जब पहुंचेंगे तब आपकी सैलरी 24 से 30 लाख रुपए सालाना होगी। और टॉप मैनेजमेंट आप CEO तक बन सकते हैं, जैसे कि किसी भी दूसरे कॉर्पोरेट में होता है। तब फिर आपकी जो सैलरी हो जाएगी 10 to 20 lakhs और 1 to 2 करोड़ पर ईयर तक जा सकती है। अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके। और जब आप
हॉस्पिटल को अच्छे से रन करना सीख जाते हैं, उसकी सारी निटी-ग्रिटी सीख जाते हैं, उसकी मार्केटिंग सीख जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम सीख जाते हैं, उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सीख जाते हैं प्रैक्टिकली, तो आपके मन में बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के सपने भी आने शुरू हो सकते हैं। और इस बीच आप कोलैबोरेट करके इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स को ढूँढकर या फिर लोन वगैरह लेकर एक छोटा या बड़ा हॉस्पिटल एक स्टार्टअप के रूप में शुरू कर सकते हैं। हालाँकि मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि बड़े हॉस्पिटल्स जितने भी होते हैं वो किसी बहुत ह्यूज बड़े बिजनेसमैन के होते हैं, जैसे कि रिलायंस धीरूभाई अंबानी या मेदांता जो डॉक्टर नरेश त्रेहान का है। तो ये ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल, बहुत अमीर लोग होते हैं, वो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला पाते हैं। लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि आप लोगों में से भी कोई लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह करके और हिम्मत करके एक कोलैबोरेट करके इन्वेस्टर्स वगैरह को ढूंढ सकें। और जैसा कि मैं अपने वीडियोस में आपको हमेशा ग्राउंड रियलिटीज़ बताता हूँ, तो मेरी एक जूनियर है जिसने मेरे अंडर में डीसीएच किया था। उसके हस्बैंड ने एमबीबीएस के बाद एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया अच्छे इंस्टीट्यूट से, और मुझसे मिलने आए थे वो लोग ऐसे ही जैसे टीचर को कर्टसी विजिट देते हैं। तब मैंने बड़ा आश्चर्य किया था कि तुम पीजी की जगह, तो बोला सर नहीं, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है, मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है और मैं तो एमबीए करूँगा। लेकिन आफ्टर 5-6 years he was not feeling very comfortable or very good in that particular field, corporate field। तो उसने फिर से एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया एज ए डॉक्टर एंड देन पीजी की तैयारी की और फिर पीजी किया, और या फिर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया उसने और कुछ ओबेसिटी वगैरह की फील्ड में काम करने लगा। तो अल्टीमेटली मैंने जो अपनी लाइफ में एग्जांपल एक देखा, जो मेरे इर्द गिर्द में वो एक ही देखा है, जो कि एमबीबीएस के बाद जिसने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया, लेकिन वो रिवर्ट बैक हो गया फिर से मेडिकल क्लिनिकल मैनेजमेंट में, इन स्पाइट ऑफ दैट कि ही वाज रिलक्टेंट टू डू प्रैक्टिस। हालांकि उसने ओबेसिटी वगैरह जो थोड़ा सा एक फिटनेस टाइप का जो होता है ना, स्टिल एक हार्डकोर क्लिनिकल प्रैक्टिस ना करके उसने वो ऑप्शन अपने लिए चुना। फिर इसके बाद एमबीबीएस के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लोग अब्रॉड जा सकते हैं, जैसे यूके वगैरह में जॉब मिल सकते हैं प्लैब क्लियर करके, नॉन टीचिंग जॉब जिनमें कि पीजी नहीं करना है आपको, सिर्फ जॉब करना है, वो कर सकते हैं। कुछ गल्फ कंट्रीज में इस तरह की ओपनिंग होती हैं। यूएसएमली देकर आप जाएंगे तब तो वो पीजी करना ही कहलाएगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग करेंगे वहाँ पर। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, जेआर पोस्ट निकलती हैं एडहॉक बेसिस पर, जूनियर रेजिडेंट पोस्ट। सभी एम्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जेआर की पोस्ट होती हैं, बट यूजली ये एडहॉक पोस्ट होती हैं। एक और ऑप्शन है, वो ये कि आप बड़े कॉर्पोरेट और बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में एमबीबीएस डॉक्टर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और वो मिलते नहीं हैं, तो इसलिए उन लोग बीएएमएस बीएचएमएस वगैरह को अपॉइंट करते हैं। बट यदि लीगली देखा जाए तो ये बहुत सेफ ऑप्शन नहीं होता है किसी भी हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि जिस विधा में ट्रेंड लोग हैं उसी विधा में उसको मैनेज करना चाहिए। और इस तरह से कहीं कहीं पर कुछ केसेस भी हुए हैं, जब कोई आउटकम ख़राब हुआ तो ये आपत्तियां भी उठी हैं कोर्ट्स की ओर से, कंज्यूमर कोर्ट की ओर से। तो एमबीबीएस डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हर शहर में है। हालांकि कोई भी एमबीबीएस इनको ज्वाइन नहीं करता है, क्योंकि सबको आगे करियर में एमबीबीएस के बाद कुछ और करना होता है, जैसे पीजी या कुछ, क्योंकि इन ड्यूटी डॉक्टर्स की सैलरी आमतौर पर 40-50,000 60,000 होती है बस, जिसमें नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं और करियर ग्रोथ कुछ भी नहीं होती। कंसल्टेंट जो बोल रहा है उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना इनका काम होता है, तो करियर ग्रोथ इसमें कुछ भी नहीं होती है। हालांकि जो लोग अभी ट्रांजिशन फेज में हैं और जस्ट अभी पीजी की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, वो इस तरह से हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ये कल्चर इंदौर में सबसे ज़्यादा है, जबलपुर और भोपाल में क्योंकि बहुत कम सैलरीज हैं, तो इसलिए यहाँ पर उतना कल्चर नहीं है। एमबीबीएस में पोस्ट एमबीबीएस आप इस तरह की जॉब कर सकते हैं। चलिए और कुछ ऑप्शंस पर बात करते हैं, ऑफ बीट ऑप्शंस पर। पलाश सेन का तो नाम आपने सुना है, डॉक्टर पलाश सेन, है ना, ओ मायरी। तो ये शाहरुख खान के डॉन बॉस्को स्कूल के बैचमेट हैं, या आसपास 1 या 2 साल सीनियर या जूनियर कुछ हैं, और उनके साथ इन्होंने काफ़ी नाटक गेम्स वगैरह खेले हैं। तो पलाश सेन एक डॉक्टर हैं, उनकी पूरी फैमिली में लोग डॉक्टर हैं। बट तो आप कुछ ऑफ बीट में टैलेंट रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप बिल्कुल ऐसा कुछ कर सकते हैं। चैंग करके है ना, जो डेंटिस्ट है, वो भी सिंगर और एंकर है, कुछ फिल्मों में भी आया है वो। इसी तरह से अदिति गोवित्रिकर मिसेस इंडिया रह चुकी हैं, है ना। मिसेस इंडिया
मिसेज यूनिवर्स ऐसा कुछ रह चुकी है, उनको टाइटल मिला है और कुछ फिल्मों में आई है। अदिति गोवित्रिकर, इन्होंने मुंबई से कहीं से एमबीबीएस किया हुआ था। और हमारी वो उसका नाम लिखिए आप लोग, जो मिस वर्ल्ड बनी, वो क्या कर रही है आजकल, वो दिखाई नहीं दे रही है, तो वो मिस वर्ल्ड का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आजकल करियर के लिए बहुत सारी फील्ड्स ओपन अप हो गई हैं और किसी भी ग्रेजुएशन को आप ग्रेजुएशन की तरह ले सकते हैं। मैं यहाँ बात उन लोगों के लिए भी करूँगा जो लोग एमबीबीएस नहीं है और जिनका सपना रह गया था कि एमबीबीएस करना और नहीं हो पाए, तो मैं उनको बोलूँगा बच्चों, इतने सारे करियर हैं आजकल कि आप किसी भी बड़े से बड़े डीएम एमसीएच डॉक्टर से आगे निकल सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक बहुत बड़े करियर के रूप में उभरा है। इसकी ताकत को आप कम मत आकिए। इससे लोग यदि सिर्फ फाइनेंशियल ढंग से पूछें तो लाखों और करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। सिंपल 12th पास लोग, सिंपल ग्रेजुएट लोग, सौरभ जोशी का एग्जाम्पल देखिए आप, जो वीलॉगर है। तो बहुत सारी चीज़ें, यदि आपको कुछ आता है दुनिया को सिखाना या दुनिया को एंटरटेन करना, तो पूरा वर्ल्ड आपके लिए खुला हुआ है। आज की असफलता को आप पूरी तरह से कल की सफलता में बदल सकते हैं अपने राइट एटीट्यूड और एक आदत रखने की। एक आदत का दे रहा हूँ आपको, ये आदत यदि आप जिंदगी भर रखेंगे तो आपको बहुत ट्रिमेंडस फ़ायदा मिलेगा अपनी लाइफ में। मैं अपने लाइफ के एग्जांपल से बता सकता हूँ कि मैं 50 रुपये रोज़ की गाइडिंग करता था। मेरे पिताजी ने संन्यास ले लिया था। मुझे लोग बच्चे बुली करते थे बहुत सारी बातों के लिए, क्योंकि मेरे पिता नहीं थे। एक छोटी सी जगह पर हम लोग थे, एक हॉस्पिटल के एक कमरे में हम लोग स्टोर रूम जैसा कमरा हमको दिया गया था पचमढ़ी में, वहीं पर हम लोग रहते थे दिन रात। और वहाँ से मैं एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, एक बड़े अच्छे क्लिनिक के ओनर एंड वन ऑफ द लीडिंग प्रैक्टिशनर बनने तक का सफ़र, और साथ में एलर्जी की फील्ड में बहुत अच्छा करना, इतने सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन, बुक राइटिंग, और यहाँ यूट्यूब की ओर से ये सब कुछ मैं क्यों कर पाया हूँ। मेरी एक छोटी सी बात मेरे एक दोस्त ने जो बोली थी, उसको गांठ बांधने की वजह से। मेरा एक दोस्त 10वीं क्लास में ब्रेक डांस सीख कर आया था, जब हम लोग 10वीं 11वीं में थे, पचमढ़ी में, और बहुत ही छोटी जगह थी वो, और वो कहीं इंदौर से सीख कर आ गया था 2-3 महीने। जब हम लोगों ने पहली बार उसको स्टेज पर देखा ब्रेक डांस करते हुए, तो हम लोग दंग रह गए। हमने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा था मून वॉक वगैरह जैसी कोई चीज़ होती है। तब मैंने उसको बोला, मेरा दोस्त है, उसका नाम राजेश नायक, मैंने उससे पूछा, वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था, हैंडसम, कपड़े वगैरह अच्छे पहनता था। मैं पढ़ाई में अच्छा था बहुत, और डिबेट्स और ये सब में था, लेकिन वो गेम्स वगैरह में बहुत अच्छा हुआ करता था। तो मैंने ये बोला, और ये डांस उसने करके हम लोगों को स्टंट कर दिया था। तो उससे मैंने पूछा कि राजेश, तो यार इतनी सारी चीज़ों में कैसे टैलेंटेड है? तब उसने एक उत्तर दिया मुझे कि अब देख, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए ज़िंदगी में। और उसकी वो बात मैंने 10वीं क्लास, मतलब समझ लीजिए अभी 33 साल पहले, 32-33 साल पहले, कौन सा सन आप खुद लगा लेना हिसाब, 88 रहा होगा, 88-89, उसमें बोला उसने मुझे। और मैंने उस बात को ध्यान में रख के आज तक मैं कभी आज खुद एडिटिंग करता हूँ, कहीं कोई वॉइस ओवर सीखता हूँ, कभी कुछ सीखता हूँ, कभी कुछ सीखता हूँ लाइफ का, है ना। तो इस तरह से जो लोग सीखने की आदत रखते हैं, उनमें 2 फायदे होते हैं उनको। एक तो करियर ऑप्शंस पता नहीं कब क्या खुल जाए आज की दुनिया में उनके लिए। दूसरा, उनको ये फ़ायदा होता है कि वो डिप्रेशन में नहीं जाते कभी, क्योंकि उद्देश्यहीनता से हमारी लाइफ में अकेलापन आता है। और मैंने देखा है जिन लोगों को कुछ क्यों सीखने की आदत होती है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ना अपने आप में बहुत मज़ेदार होती है। जो रास्ता होता है ना, वो मज़ेदार होता है, मंजिल तो मिल जाने के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो उस चीज़ को, उस स्किल को अचीव करने का जो रास्ता होता है, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। आपको बताऊँ, यदि आप अंबानी बनेंगे ना कल, तो अंबानी जितने अमीर, अंबानी बन जाने में मज़ा नहीं आएगा आपको। अंबानी बनने की जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसमें मज़ा आएगा। और इसी वजह से अंबानी लोग आज भी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो एडिक्टेड हो जाते हैं उस प्रोसेस के एन्जॉयमेंट के लिए। वो मंजिल के लिए नहीं करते। अमिताभ बच्चन 80 साल की एज में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो फिर से अमिताभ बच्चन बन जाएँ। वो इसलिए कर रहे हैं होते हैं क्योंकि उस प्रोसेस में उनको मज़ा आ रहा होता है। तो प्रोसेस एन्जॉयबल है। मेरी लाइफ में यदि मुझे कोई उद्देश्य ना मिले, मैं कुछ ना कुछ अच्छा ना कर रहा हूँ, तो मुझे एक बहुत वैक्यूम फील होने लगता है, अकेलापन फील होने लगता है। मैं इसलिए ये सब करता रहता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से मैं आपको ये बोलूँगा कि आप चाहे जो, ज़रूरी नहीं कि एकेडमिक्स में अच्छे हों,
कोई डिग्री आपके पास अच्छी हो, आप जो भी एमबीबीएस में आप बहुत पीछे रह गए, क्यों ना आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यूट्यूब आजकल सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आपके किसी भी क्लासरूम से बेहतर इसमें कंटेंट है, बेहतर टीचर्स सिखा रहे हैं मार्केट में एग्जैक्टली जिनको क्लासरूम में जो कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो कोई नहीं सुनना चाहता है इनको, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, वो है कि जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जितने भी आप देखते हो, जीत सलाल हैं, गुरुमान हैं, या एक जितेंद्र चौकसे हैं फिटर वाले, तो मैंने ये देखा कि कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर आज तक बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना पता है? क्योंकि सपना नहीं देखा, क्योंकि ट्राई नहीं किया। किसी ने वैसी बॉडी डेवलप करके एक बहुत ही अच्छी 6 पैक बॉडी, और न्यूट्रिशन के सर्टिफिकेशन कोर्स 2-2 3-3 महीने के हैं। ये सर्टिफिकेशन कोर्स, ट्रेनर्स के सर्टिफिकेशन कोर्स 3-3 महीने के हैं सिर्फ, और आप लोगों के लिए तो केक वॉक है। वो बीएससी एससी वाले बच्चों के लिए मुश्किल है वो आपको बायोकेमिस्ट्री जो न्यूट्रिशन में लोग पूरा पढ़ाते हैं वो तो आपको ऐसे ही बन जाएगी। तो वो सर्टिफिकेशन कोर्स आप कोई भी पीजी कर रहे हो वो करके क्यों नहीं कर लेते? मैंने तो अपने बेटे को बोला है, वो अभी जिम करता है, और मैंने बोला अभी तू फिटनेस पर ध्यान दे और बाद में इसको सर्टिफिकेशन कोर्स करके रख लेना। आपने सपोज इसको करियर की तरह परस्यू करना चाहा, फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरह आगे चलकर, आपको सपोज आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपको थोड़ा इंग्लिश आती है, आप खूब फिट दिखते हो, तो आप बिल्कुल बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, सेलिब्रिटीज़ के कोच बन सकते हो, और अपनी चेन खोल सकते हो आप फिटनेस की, और या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो इस फील्ड में। लेकिन यदि सपोज आप ये नहीं भी बनते हो, तो भी आप जिस भी ब्रांच में सपोज पीजी करते हो, एमडी करते हो, एमएस करते हो, न्यूट्रिशन और फिटनेस का नॉलेज तो एक डॉक्टर को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगा और उसकी प्रैक्टिस में बहुत इजाफा करेगा और मदद करेगा उसके पेशेंट्स में। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि हमारे एमबीबीएस करिकुलम में न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जाता, और आप लोग ये भी जानते हो कि एमबीबीएस करने वाले ज़्यादातर बच्चों की हेल्थ फिटनेस जो दिखाई देती है वो बहुत ख़राब स्तर की दिखाई देती। मैं जब जाता हूँ अलग अलग कॉलेजेस में एग्ज़ाम लेने, तो मुझे दुख होता है, इतना जिम और सारे बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं एम्स के कैंपसेस में, बट कई स्टूडेंट फिट नहीं दिखाई देते। कोई या तो बहुत थिन बिल्ट और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मसल वाला दिखेगा, तो कोई जो है बिल्कुल टोन वगैरह निकली हुई दिखेगी यंग एज में। तो ये अच्छी बात नहीं है, और लड़कियां तो एक्सरसाइज और भी नहीं करती हैं। तो आप ये एक डॉक्टर के रूप में जिम्मेदारी है कि आप खुद हेल्दी रहें, हेल्दी दिखें, आपकी स्किन ग्लो कर रही हो, आपको ये फिट बॉडी मास इंडेक्स हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो। क्या पता आगे चल के इसको आप करियर के रूप में भी डेवलप कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ के साथ आपको इस पॉडकास्ट में अच्छे से चुपचाप ईयरपीस लगा के मीठी मीठी नींद आते रहे तो आ जाए, फिर बाद में सुन लेना। इस तरह से सुनिए, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे देखकर अपना टाइम वेस्ट करें। आप जब कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो तब मेरा ये पॉडकास्ट लगा दीजिए, उसको सुन लीजिए। जब आप कभी कोई चाय बना रहे हो अपने लिए, या अपनी मम्मी के लिए कुछ सामान लेने गए हो, या बाजार गए हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, या बोर हो गए हो पढ़ते पढ़ते, तब मेरे इस पॉडकास्ट को, इस तरह के पॉडकास्ट को सुन लीजिए, जिससे आपको ना सिर्फ अपने लिए करियर ऑप्शंस पता चलेंगे, अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों वगैरह के लिए भी चलेंगे। और कल को किसी एक एग्ज़ाम में, जो कि छोटा सा पार्ट होता है लाइफ का, कोई फेलियर मिल जाए आपको, तब भी आपको ये पता हो कि अभी दुनिया बहुत आगे है मेरे लिए, और दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे लिए, और मैं जीत कर रहूँगा। आपका डॉक्टर अव्यय, वही साइन बोर्ड जो कि बहुत सारे जब रास्ते होते हैं ना, तो आपको रास्ता कैसे बता पाता है? क्योंकि वो उस रास्ते से, उन रास्तों से आपके पहले चल चुका है, उन रास्तों से आपके पहले चल चुका है, वहाँ से चलकर लौट आया है एक चौराहे पर, 7 रास्ते पर या 8 रास्ते पर, और वहाँ पर एक साइन बोर्ड बन के बैठ गया है, बस आपको ये बताने कि आप कहाँ जाइए। थैंक यू वेरी मच।